Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Shiza, author and a member of Yes Lover Forum page, and with another informative live session of subject Civil Procedure Code 1908. I have maintained for you index. Before reading this section 2, the definition, the interpretation clause of CPC 1908, I have maintained an index of it that you can easily understand it, easily learn about it, easily know the meaning or real definitions, the real, we can say the explanation of those definitions that has been prescribed, that is defined under the Civil Procedure Code 1908 under section 2, the definition clause. Basically, it is a dictionary type of clause in which we mean to know about the real meaning into the whole code of the procedure. सो लेट्स स्टार्ट विद इंडेक्स। सबसे पहले मैंने लिखा है कोड, उसके बाद लिखा है रूल्स, क्योंकि इन दोनों में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज जितनी भी आती हैं डेफिनेशंस के अंदर मैंने उनको एक साथ कर लिया है। वजह इसके कि हम सीक्वेंस के साथ चलें, तो मैंने इसको एज आगे पीछे कर दिया है। जो जो डेफिनेशंस एक जैसी मुझे लग रही थी और जिन जिनको लग रहा था कि वो डिसिमिलरिटीज हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन उनको समझना बहुत अहम है, उनको मैंने एक साथ कर लिया है फॉर कन्वीनियंस स्टडी के लिए। तो सबसे पहले कोड, उसके बाद फिर मैंने रूल्स, फिर डिक्री, डिक्री होल्डर, फिर जजमेंट, जजमेंट ड्राफ्टर, ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर भी इनके साथ ही आता है, इनकी क्या डिफरेंस है, इनमें क्या सिमिलरिटीज है, ये कब आता है, कब डिक्री आती है, कब ऑर्डर पास होता है और कब जजमेंट दी जाती है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट प्लीडर, प्लीडर और पब्लिक ऑफिसर, क्योंकि गवर्नमेंट प्लीडर और सिंपली एक प्लीडर क्या होता है और फिर पब्लिक ऑफिसर का यहाँ पे क्या काम है, उसकी मीनिंग्स क्या है, कौन कौन से ऑफिसर जो है पाकिस्तान के अंदर वो पब्लिक ऑफिसर कहलाते हैं, और हमारी सीपीसी जो कोड 1908 है एक्चुअली उसका मतलब क्या है पब्लिक ऑफिसर करने का यहाँ पे, और गवर्नमेंट प्लीडर देने का और एक सिंपली प्लीडर देने का। दैट्स व्हाई मैंने इन तीनों को एक साथ लिखा है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट जैसे कि हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जुरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बताती है उसमें हाई कोर्ट की भी क्या जुरिसडिक्शन है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का मतलब डिस्ट्रिक्ट मीन्स वो नहीं कि जिस तरह जिले होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया गया है। उसके बाद मैंने फॉरेन कोर्ट, फॉरेन जजमेंट, क्योंकि इन दोनों में सिमिलरिटीज हैं, फॉरेन कोर्ट ही फॉरेन जजमेंट पास करती है। उसके बाद जज, जज प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है किसी भी कोर्ट का। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स प्रॉफिट एंड मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद प्रेस्क्राइब, पब्लिक ऑफिसर, शेयर इन अ कॉर्पोरेशन, लास्ट में साइन, साइन ऑफ द जज, स्टैम्प भी हो सकता है और सील ऑफ द कोर्ट भी हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टडी ऑफ द सेक्शन 221 कोड। कोड का मतलब जो प्रियर जो हमारा कोड था उसमें सिर्फ सेक्शंस थे, उसमें फर्स्ट स्केड्यूल में जो रूल्स दिए गए हैं ऑर्डर्स के अंदर बयान किए गए हैं वो नहीं थे। अब ये कहता है कोड इंक्लूड्स दी रूल्स, रूल्स यानी कि जो फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर दिए गए हैं जो कि अमेंड होते हैं, अल्टर्ड होते हैं बाय दी हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट उनको अमेंड करती है, while the sections that are altered, amended or we can say that changed by the process of the legislation, तो वो लेंथी प्रोसेस है। जबकि ये हाई कोर्ट का जो है, हाई कोर्ट के पास सर्टेन पावर्स होते हैं जो कि रूल्स उनके तहत अमेंड होते हैं, ऐड होते हैं। उसके बाद इसके साथ ही मैंने रूल्स लिखा है, रूल्स यानी कि मींस रूल्स एंड फॉर्म कंटेन टू द फर्स्ट स्केड्यूल और मेड अंडर सेक्शन 122 और 125। बेसिकली 122 सेक्शन है क्या, कहते हैं कि पावर ऑफ सर्टेन हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, ये इस कोर्ट ने पावर दिया है हाई कोर्ट को कि वो रूल्स अमेंड करे, बनाए, लेकिन वो कंसिस्टेंट ऑफ दिस कोड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो इनकंसिस्टेंट टू दिस कोड हो, अकॉर्डिंग टू लॉ हो, और जो भी उसमें बात हो वो सही हो, वो इस कोड के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, सब्सटेंटिव राइट्स के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, कोई एग्रीव पार्टी ना हो उसमें। दैट मस्ट बी वी कैन से दैट फाइनली कंक्लूसिवली कंसिस्टेंट टू दिस कोड। और सेक्शन जो है 125 वो ओमिटेड है, उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दैट हैज बीन ओमिटेड। सिर्फ 122 सेक्शन में जो पावर दिया गया हाई कोर्ट को वो वाले रूल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं डिक्री। डिक्री जो है वो डेफिनेशन क्लॉज का टू पार्ट है जिसमें डिक्री मीन्स, अब इसकी डेफिनेशन में वर्ड बाय वर्ड पढ़ूंगी। वर्ड बाय वर्ड पढ़ने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपको समझ आए कि कोड की वर्डिंग क्या कहती है, डेफिनेशंस की वर्डिंग क्या कहती है। एक्चुअली फिर हम उसको टोटल की एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगी उसके बाद। दैट वुड बी वेरी कन्वीनियंट टू स्टडी टू लर्न दिस कोड ऑफ डेफिनेशंस, ठीक है। Decree. Decree means the formal expression of an adjudication, which so far as regards the court expressing it, conclusively determines the rights of the parties,
with regard to all or any matter of the controversy in the suit and may be either criminally or final. ये criminal भी होती है और final भी होती है. वो क्या होती है मैं आपको आगे चल के बताती हूँ. और what shall it be include or what shall not be include. देखिए, it includes the rejection of the plaint, the determination of any question under the section 144. 144 section is for the application for restitution and an order under rules 60, 98, 99, 101 and 103 of order 21 of this code. And what shall not include the decree, for example, in education, adjudication from which an appeal lies or an appeal from an order, as an or appeal from an order or any order for dismissal for default. Like, what does it mean कि an order of dismissal for default? यानी कि अगर plaintiff पहली पेशी पे नॉन अपीयरेंस हो जाता है, नॉन अपीयरेंस ऑफ दिस हो जाता है, तो हम बिना उसको सुने डिसमिस हो जाता है उसका, तो ये भी जो है वो डिक्री नहीं होगी. दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर. अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे देख लेते हैं हम. अ डिक्री इज प्रिलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैव टू बी टेकन बिफोर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट. ये हमारी प्रिलिमिनरी डिक्री होती है जिसमें फर्दर प्रोसीडिंग्स ली जाती हैं, कुछ मेजर्स कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं बिफोर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट. And final decree which such adjudication completely disposes of the suits. यानी कि जिसमें फॉर एग्जांपल किसी ने पोजीशन किया हुआ है, रॉन्गफुल पोजीशन किया हुआ है किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर, या वो उसको पोजीशन नहीं दे रहा है, तो फिर जो है उसके कंप्लीट जितने भी इश्यूज होंगे डिटर्मिनेशन के लिए, वो हमें फाइनल डिग्री में बताया जाता है. फाइनल डिग्री के अंदर उसको पोजीशन दी जाती है आइदर ए के फेवर में या तो आइदर बी के फेवर में. जो भी डिग्री आएगी वो फाइनल होगी. वो बताया जाएगा कि ये सर्टेन प्रॉपर्टी बिलोंग्स करती है आइदर ए या बी की तरफ. ठीक है. इट मे बी अब इसके थ्री टाइप्स होते हैं डिग्री के. डिग्री के थ्री टाइप्स होती है प्रिलिमिनरी जैसे मैंने आपको बताया, और फाइनल, और पार्शियली प्रिलिमिनरी, और पार्शियली फाइनल भी होता है. अब उसके पहले टाइप्स को डिफाइन करने से पहले हम चलते हैं कि डिग्री की एग्जांपल क्या है, कैसे हम समझे कि ये एक डिग्री है और ये एक डिग्री नहीं है. जैसे कि कोर्ट के अंदर ए ने सपोज ए ने फाइल सूट किया बी के खिलाफ कि ये सर्टेन प्रॉपर्टी जो है वो मुझसे बिलोंग करती है, इसने रॉन्गफुली मुझसे पजेस कर लिया है, या मैं कहीं और था, अब इस जगह पे कोई और रॉन्गफुली रहने लगा है और वो मुझे जो है वो अपनी प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन में नहीं दे रहा, हालांकि मैं इसका ऑनर हूँ, मेरा टाइटल गुड है और मैं इसके खिलाफ सूट फाइल कर रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे रिलीफ दिया जाए. तो कोर्ट डिसाइड करेगी आफ्टर द फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद, वो ये डिसाइड करेगी कि certain property that belongs to either in favor of A or either in favor of B. तो ये हमारी डिग्री होगी, यानी कि डिसीजन ऑफ द कोर्ट जो है वो हमें डिग्री बताता है. अब इसके एसेंशियल्स पे नजर डालेंगे, जैसा कि मैं आपको फटाफट बताती गई कि जो है वो डिग्री एक्चुअली है क्या. पूरा इंग्लिश में मैंने आपको बताया, लेकिन इसके एसेंशियल्स एलिमेंट्स होंगे तभी ये डिग्री होगी. फॉर एग्जांपल फॉर्मल एक्सप्रेशन मैंने पढ़ा, द मींस द डिग्री मींस द फॉर्मल एक्सप्रेशन. फॉर्मल एक्सप्रेशन मींस इट शुड बी प्रोवाइडेड एज बाय द लॉ के खिलाफ नहीं होनी चाहिए. और ये जब मेयर कमेंट जो होता है ना जज का, दैट इज नॉट constitute a degree, but it should be drawn up in written form and it must follow the judgment. And तभी इसका जो स्कोप होगा अपील का वो जजमेंट से आएगा. अगर सेपरेटली डिग्री नहीं लिखी जाती या उसको ड्रॉन अप नहीं किया जाता, ये फॉलो जजमेंट नहीं करेगी, तो जजमेंट के खिलाफ अपील आप नहीं कर सकते, आप उसको चैलेंज नहीं करते सुपीरियर कोर्ट्स. अब एडजुडिकेशन का मतलब क्या होता है? द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैटर इन डिस्प्यूट. जो भी डिस्प्यूट कोई भी बंदा लाता है किसी भी कंट्रोवर्सी मैटर के ऊपर, उसको डिटरमाइन करना कंप्लीटली, ये हमें एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट होता है. प्रोसेस होता है कोर्ट का कि डिटरमाइन द मैटर इन डिस्प्यूट. उस डिस्प्यूट के अंदर एक्चुअली मसला क्या है, मैटर क्या है दोनों के बीच में. और ये हमेशा सिविल सूट में होगी. जब सिविल सूट आएगा तभी डिग्री पास होगी, अदरवाइज नहीं होगा, वरना वो फिर ऑर्डर होगा या समथिंग एल्स होगा. सिविल सूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका एसेंशियल एलिमेंट है. इसकी ओरिजिनेशन समझ लें आप, कमेंसमेंट समझ लें, इसकी पैदाइश समझ लें, बर्थ समझ लें. फिर राइट्स ऑफ द पार्टी, सब्सटेंटिव राइट्स विद रिगार्ड टू द मैटर कंट्रोवर्सी इन द सूट, कि ये राइट्स ऑफ द पार्टीज को डिटरमाइन करती है. और राइट्स ऑफ द पार्टी मीन सब्सटेंटिव राइट्स, द राइट ऑफ द ओनरशिप ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल इसका ये है कि डिसमिसल ऑफ सूट इन डिफॉल्ट इज नॉट अ डिग्री, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसका एक्सप्लेन किया. और इसका दूसरा है डिसमिस इन अ सूट ऑन मेरिट्स
सूट वुड बी कंस्टिट्यूट अ डिग्री। अब जैसे किसी का सूट जो है वो डिसमिस हो गया फॉर अपीयरेंस पे, नॉन अपीयर हो गया प्लेंटिफ, तो उसका सूट डिसमिस हो गया, ये मेरिट्स के ऊपर नहीं हुआ है, उसको सुना नहीं है। यहाँ पे एक आता है हमारे पास प्रिंसिपल के और दी अल्टम पार्ट, नन शुड बी कंडेम अनहर्ड, कि कोई भी बंदा बिना सुने उसको हम जो है वो उसका राइट वायलेट नहीं कर सकते हम। तो सबसे पहले उस दोनों पार्टीज को सुनना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट नॉट वुड बी कंस्टिट्यूट अ डिग्री। डिग्री तभी होगी जबकि ऑन दी मेरिट्स के ऊपर हम जो है वो सूट को डिसाइड करेंगे, तो वो हमारा डिग्री कहलाएगा। जैसे कि पार्टी अपीयर हो गई, उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स चले, एविडेंसेस चले, फिर उसके बाद जो मेरिट्स के ऊपर जो डिसीजन होता है कोर्ट का, तो वही डिग्री कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। और फिर फाइनल इसका जो 5 एसेंशियल है, कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन मींस डिसीजन मस्ट बी वन एंड फाइनल एंड शुड बी कंप्लीटली। ऐसा ना हो कि उसमें कोई एक इशू रह जाए या कोई मसला रह जाए, कोई भी ऐसा मैटर इन डिस्प्यूट के वो डिसाइड नहीं किया गया इसका कोई भी पार्ट, चाहे उसका पार्ट स्मॉल हो या लार्जर हो, तो उसको लाजमी है कि वो कंक्लूसिवली विदाउट बियॉन्ड द डाउट्स जो है डाउट के हम उसको डिटरमाइन करें। अब टाइप्स पे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डिग्री, देयर इज अ वेरी सिंपल, बहुत आसान है इनको समझना। सबसे पहले प्रिलिमिनरी, उसके बाद फाइनल, एंड द थर्ड वन इज पार्शियली प्रिलिमिनरी एंड पार्शियली फाइनल। नाउ पार्शियली प्रिलिमिनरी पार्ट जो है डिग्री का टाइप वो क्या कहलाता है, जैसे कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल ए ने सूट फाइल किया है फॉर द पार्टीशन, अब उस पार्टीशन के अंदर जो डिटर्मिनेशन ऑफ शेयर होगी ना ए की, वही कहलाएगा प्रिलिमिनरी डिग्री। यानी कि अभी सिर्फ हमने डिसाइड किया है कि इतने शेयर्स बनते हैं या ये शेयर इसका बनता है या नहीं बनता है, तो ये होगा प्रिलिमिनरी डिग्री। व्हाइल द फाइनल डिग्री सेटल ऑल द इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज बिटवीन द पार्टीज, यानी कि उसमें जितने भी इश्यूज हैं, कितने शेयर्स हैं, उसको शेयर दिया जाए या ना दिया जाए, और उसका कंप्लीटली जितने भी इश्यूज हैं उस सूट से रिलेटेड, वो फाइनल डिग्री होता है। और प्रिलिमिनरी और जो फाइनल डिग्री के अंदर मर्ज होकर वो फाइनल डिग्री बनती है। और पार्शली प्रिलिमिनरी और पार्शली फाइनल पे बात करते हैं हम, कि ए फाइल सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ अ प्रॉपर्टी फ्रॉम बी। अब क्या करेगी यहाँ पे कोर्ट, पास करेगी प्रिलिमिनरी पार्शली प्रिलिमिनरी, यानी कि उसमें अगर मीन्स प्रॉफिट की डिटर्मिनेशन होती है बाय द कोर्ट, तो हमारा पार्शली प्रिलिमिनरी होगा। वाइल द रिकवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी मीन्स उसमें और इश्यूज डिटरमाइन हो गए या क्या, तो वो पार्शियली फाइनल हमारी डिग्री कहलाएगी। अब बात करते हैं जजमेंट, जो कि सब सेक्शन 2 का क्लॉज 9 है। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अ डिग्री और एन ऑर्डर, यानी कि ये स्टेटमेंट होती है एक जज की, जो कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ किसी भी डिग्री या ऑर्डर की बिहाफ पे दी जाती है ऑन दैट। और ये रिटन में होती है, ऑरली नहीं होता, क्योंकि इसमें जज क्या करता है, ऑब्जर्व करता है रिगार्डिंग ऑल इश्यूज इन अ मैटर एंड डिसीजन ऑन ईच ऑफ द इश्यूज, और उसको रीजंस देने पड़ते हैं कि अगर मैंने ये जजमेंट पास की है तो मुझे मैंने इस सेपरेटली इश्यूज को जो है उसमें डिसाइड करना होता है, उसका उसका रीजंस भी देना होता है। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, कंसाइज स्टेटमेंट होनी चाहिए सूट की, उसके बाद पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन, मैंने इन पॉइंट्स के ऊपर डिटर्मिनेट किया है सूट को, या और डिसीजन ऑफ द कोर्ट होता है, मैंने पहले भी बताया कि रीजंस ऑफ सच डिसीजन बाय द कोर्ट। और जो जजमेंट ऑफ द सिविल कोर्ट है, ये जो मैंने अब आपको बताया, ये सारी सिविल कोर्ट्स जो है वो जजमेंट पास करती है। वाइल द जजमेंट ऑफ स्मॉल कोर्ट कोर्ट, एक स्मॉल कोर्ट भी है कि जिसमें स्मॉल कॉजेस के ऊपर जजमेंट दी जाती है, जैसे कि पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन देयर ओन। सिंपली उसके जो पॉइंट्स होते हैं स्मॉल कोर्ट कोर्ट के, जो भी सूट आता है स्मॉल कोर्ट कोर्ट के अंडर में या उसके पास फाइल किया जाता है, तो उसमें जस्ट पॉइंट्स डिटरमाइन किए जाते हैं और डिसीजन देयर ऑन दिया जाता है, दैट्स सिंपल। और अब इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, प्रैक्टिस यानी कि जजमेंट हमने डेफिनेशन में तो पढ़ लिया सिंपली, लेकिन ये इन ओपन कोर्ट में होती है। इन एन ओपन कोर्ट यानी कि पब्लिकली ओपन होती है, हर कोई आ सकता है, उसको सुन सकता है जजमेंट को। और जो है, और ये किसी जज के चैम्बर में नहीं होगी, किसी और कोर्ट रूम में नहीं होगी, उसी कोर्ट रूम में होगी जहां इस जजमेंट को प्रोनाउंस थ्रू जज करेगा, जज पास करेगा इसको। अदरवाइज क्या होगा, कर तो वही जज रहा है जिसके पास जुरिडिक्शन है, लेकिन अगर उसने किसी नजदीक या उसी कोर्ट के अंदर किसी और रूम के अंदर उसने ये जजमेंट पास कर दी, तो उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, वो वैलिड तो होगी बट लीगली इफेक्टेबल नहीं होगी। तो इसलिए कहा गया है कि जजमेंट मस्ट प्रोनाउंस इन एन ओपन कोर्ट। उसके बाद हमारे पास सिमिलर जो था इसमें जजमेंट डेटर है।
जजमेंट मैटर जो है वो हमारा सेक्शन 2 का क्लॉज 10 के अंदर आता है इसकी डेफिनेशन, यानी कि उस पर्सन के अगेंस्ट, मींस अ पर्सन अगेंस्ट अ पर्सन डिग्री हैज बीन पास्ड एंड एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी कि वो पर्सन जिसके खिलाफ जजमेंट आई, जिसे डिग्री होल्डर होता है, जिसके फेवर में डिग्री आती है, और ये इसके कॉन्ट्रास्ट में डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं कि जजमेंट मैटर। एंड सिंपली किसी भी मनी या अवार्ड या डिसीजंस वगैरह या डैमेजेस क्लेम करने को जाता है जिसके खिलाफ वो जजमेंट आती है, वो जजमेंट दर्ज कहलाता है। या कोई उसके खिलाफ या डिग्री पास होती है कि अब आपने इतना अमाउंट पे करना है प्लेंटिफ को या ए या बी को या डिफरेंट को, तो वो जजमेंट दर्ज कहलाता है। सिंपल, दैट्स इट। उसके बाद सिंपली जो है टू का 14 क्लोज जो है वो ऑर्डर है। इन सबके ये तीनों सिमिलर थे, सिमिलर भी हैं, और इनके बीच में डिफरेंस भी है। सो दैट्स व्हाई मैं इनको एक साथ लेके चल रही हूँ, वरना हम सीक्वेंस के साथ भी चल सकते हैं, लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं होगा फॉर एवरीवन टू स्टडी टू अंडरस्टैंड इट, इवन फॉर मी, फॉर इवन हाईली प्रोफेसर्स। ऑर्डर क्या कहता है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन। हमने डिग्री पढ़ा, द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, यहाँ पे एनी डिसीजन लिखा हुआ है ऑफ अ सिविल कोड विच इज नॉट अ डिग्री, जो कि डिग्री नहीं है। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हम स्टडी करते हैं तो ये बहुत इजी रहेगा हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन, उसके बाद द फॉर्मल एक्सप्रेशन शुड नॉट बी अ डिग्री, द डिसीजन शुड टू बी प्रोनाउंस्ड बाय अ सिविल कोड, ये सिविल कोड्स इसको प्रोनाउंस करती है। अब ऑर्डर कौन से, अब इसकी टाइप्स होती है। कुछ ऑर्डर्स अपीलेबल होते हैं और नॉन अपीलेबल होते हैं। जिनसे अपील होती है वो ऑर्डर 43 में हमें एक्सप्लेन किए गए हैं कोड के अंदर, अंडर दी फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ दिस कोड। इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर्स एंड उसके बाद उसके रूल्स बताए गए हैं। तो ऑर्डर 43 हमें जो ऑर्डर्स अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, यानी कि वो ऑर्डर जिनके खिलाफ हम अपील कर सकते हैं, और कुछ जो है वो नॉन अपीलेबल होते हैं। और दूसरी बात इसमें ये है कि ऑर्डर 9 और ऑर्डर 17 के अंदर जितने भी ऑर्डर्स किए गए हैं वो ऑर्डर्स कहलाते हैं, वो डिग्री नहीं कहलाती। अब इनके अंदर हम डिफरेंसेस कहते हैं कि जजमेंट और डिग्री के अंदर क्या डिफरेंस है, और डिग्री और ऑर्डर के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है। सबसे पहले जजमेंट एंड डिग्री, द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिग्री, व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस उनके क्लॉजेस का भी है, उनकी सेक्शन 2 के अंदर, जैसे कि डिग्री 2 पे आता है, और जो ऑर्डर और जजमेंट अलग अलग आते हैं, ये डिफरेंस देते हैं। और बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, सिंपली अगर हम नोट डाउन करें, लेकिन द मेन डिफरेंसेस टू अंडरस्टैंड हियर, the purpose to being for me here is to tell you about the main differences between the judgment and degree and order. Judgment, it is said preciously the relief granted by the court. Judgment वो जो हमें relief grant करे, और डिग्री क्या करती है, determination of the rights of the parties करती है। Simply and continues and contains the grounds degree. Judgment क्या करती है, contains the grounds of a degree or an order while it follows the judgment. Degree simply follows करती है judgment को, जबकि जजमेंट जो होती है वो बहुत केसेस में होती है, सिविल और क्रिमिनल, वायर डिग्री इन जस्ट ओनली इन सिविल सूट्स। वो सिविल सूट्स में होती है, वो किसी एप्लीकेशन में नहीं, वो किसी पिटिशन में नहीं होती, वो किसी क्रिमिनल कोर्ट से नहीं मिलती। डिग्री सिविल कोर्ट से ही पास होती है। अब डिफरेंस डिग्री और ऑर्डर की बात करेंगे यहाँ पे कि डिग्री पास इन सूट एज आई हैव अबव टेल यू, अर्लियर टेल यू। अब ऑर्डर जो है उसकी कमेंसमेंट, उसकी ओरिजिनलिटी, उसकी ओरिजिनेशन जो होती है वो सूट से भी हो सकती है, आइदर किसी एप्लीकेशन से भी हो सकती है, वाइल इन ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग से भी हो सकती है, और उसकी एप्लीकेशन से भी होती है और पिटिशन से भी होती है। किसी पिटिशन में भी ऑर्डर दिया जा सकता है, किसी एप्लीकेशन के अंदर भी ऑर्डर किए जा सकते हैं, उसको चैलेंज किया जा सकता है जो भी। और फिर जो है ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स भी होती है। अब ऑर्डर्स मैं बताना पहले भूल गई कि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स भी होते हैं हमारे पास, जो कि ड्यूरिंग दी प्रोसीडिंग्स किए जाते हैं, उनको हम इंटरम ऑर्डर भी किए जाते हैं। फिर हम चलते हैं द गवर्नमेंट प्लीडर, सेक्शन 2 क्लॉज 7। गवर्नमेंट प्लीडर्स मीन्स includes any officer appointed by the provincial government to perform or any of the functions expressly imposed by this code on the government pleader, and also any pleader acting under the directions of the government pleader. अब गवर्नमेंट प्लीडर जो है वो अपॉइंटेड होगा बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उसके ऊपर जितनी भी ड्यूटीज वगैरह एक्सप्रेसिवली इम्पोज किए जाएंगे बाय दिस कोर्ट किए जाएंगे, या फिर कोई और अनदर प्लीडर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर जो है वो प्लीड करेगा सूट को।
अब सिंपली यहाँ पे प्लीडर की बात की जा रही है। क्लॉज 15 के अंदर मीन्स एनी पर्सन entitled to appear and plead for another in court and includes an advocate, वकील, an attorney of a high court। अब ये सिंपल प्लीडर है जिसको गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट नहीं करती, इसकी अपॉइंटमेंट सिंपल होती है, जो कि इंटाइटल टू अपीयर होता है किसी का भी, और उसके पास जो है जस्ट लाइक वकील हो गया या हाई कोर्ट का अगर होगा तो वो प्लीडर नहीं कहलाएगा, अटर्नी कहलाएगा इन केस ऑफ प्लीडर। ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक ऑफिसर की बात करें कि गवर्नमेंट प्लीडर एक्चुअली यहाँ पे क्यों लिया गया है कि सूट्स अगेंस्ट द पब्लिक ऑफिसर्स ड्यूरिंग देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। तो एक्चुअली उसी वजह से गवर्नमेंट लीडर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं थ्रू दी बाय दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब पब्लिक ऑफिसर के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले इसका क्लॉज कौन सा, सेक्शन 2 के अंदर 17 क्लोज है पब्लिक ऑफिसर का, कहता है कि मीन्स अ पर्सन फैलिंग अंडर और एनी ऑफ द फॉलोइंग, जितने भी ये फैल करते हैं पर्सन, ये सारे पब्लिक ऑफिसर्स होंगे, इसके अलावा पब्लिक ऑफिसर नहीं होंगे। तो सिंपली वी आर जस्ट स्टडी टू राइट नाउ एवरी जज, every judge is a public officer. Every person in service of Pakistan is a public officer. Every commissioned or gazetted officer in the military, naval, or air force of Pakistan while in service of the state. It means gazetted officers के grades और ranks क्या होते हैं, 16 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड्स तक, आइदर वो मिलिट्री या नेवल का हो या एयरफोर्सेस का हो या सिंपली कमीशन ऑफिसर हो। गेजेटेड ऑफिसर 16 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक का गेजेटेड ऑफिसर कहलाता है, जो कि इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, द सर्विस ऑफ स्टेट होता है। ठीक है। फिर उसके बाद
एक्चुअली मैंने वेट करवाया, मैंने अपना माइक भी और कैमरा भी ऑफ किया जस्ट फॉर द अजान अजान हो रही थी जिसकी वजह से हमें बीच में रुकना पड़ा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डी सेक्शन 217 क्लोज का, कि पब्लिक ऑफिसर के बारे में वी वर स्टडिंग एंड नाउ इट्स क्लोज डी कहता है कि एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस हुज ड्यूटी इज टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट on any matter of the case of the law or fact or to make authenticate or keep any document, वो बंदा भी जिसको डॉक्यूमेंट्स की चार्ज में रखा गया है या डॉक्यूमेंट्स को संभालने के लिए दिया गया है, उसको टेक चार्ज किया गया है ऑफ डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी और टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने का चार्ज दिया गया है। जैसे कि हमारे पास रिसीवर्स होते हैं, उनको भी हम इसमें कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, जो कि वो ऑफिसर जो कि एडमिनिस्टर करता है ओथ, or to interpret or to preserve order in the court, and every person especially authorized by the court of justice to perform of any such duties, यानी कि कोर्ट जिसको स्पेशली ऑथोराइज कर परफॉर्म सच कोर्ट ड्यूटीज वो भी पब्लिक ऑफिसर के अंडर में आता है। अब इसका ई कहता है कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस by virtue of which he is empowered to keep place or keep any person in confinement, अगर उसको एम्पावर किया गया है कि किसी भी बंदे को कंफाइनमेंट के अंदर रखा जाए, उसको कस्टडी में रखा जाए, तो वो भी पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा। अब इसका जो एफ है, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इज टू सच ऑफिस टू प्रिवेंट ऑफेंसेस टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंसेस, यानी कि गुनाहों को रोकना और उनकी इंफॉर्मेशन देना, उनकी मालूमात देना, उनकी तालीम देना ऑफेंसेस की कि ये गलत है और ये सही है। To bring offenders to justice or to protect the public health, safety और environment, यानी कि ये वो बंदा है जिसको पावर किया गया हो, उसको ऑफिस हो, उसके पास ये पावर हो कि वो उसकी ये ड्यूटी हो कि वो ऑफेंसेस को प्रिवेंट करे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो वो भी पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन में आता है। और इसका जी जो है, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी it is as such officer to take, receive, keep, expend any property on behalf of the government or to take any survey, assessment, or contract on behalf of the government or to execute any revenue process or to investigate or to report or to interest the government or to make the authenticate or keep any document relating to pecuniary interest. Pecuniary interest means in money. In money, जो भी rights comes under in money of the government or to prevent the of any law for the protection of pecuniary interests of the government, and every officer in service of Pakistan or service or pay of the government or remunerated by the fees or commission for the performance of any public duty, वो भी बंदा जो remunerated हो, जो फी उठाता हो, जिसको गवर्नमेंट पे करती हो, तो वो भी हमारा जो पब्लिक ऑफिसर के अंदर आएगा। These were all the things, all the officers who comes under the public officer, इनके खिलाफ जो भी इनकी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर इनके ऊपर सूट आएगा या ये करना चाहेंगे, तो इनके बिहाफ पे गवर्नमेंट लीडर होता है जो कि अपॉइंट होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, फिर वही जो है इनके बिहाफ या इनके खिलाफ सूट जो है वो लड़ता है, प्लीट करता है। अदरवाइज सिंपल प्लीडर या कोई वकील नहीं कर सकता। अब इसके साथ हम चलते हैं आगे कि डिस्ट्रिक्ट। अब सेक्शन 2 का जो क्लोज 4 है वो कहता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मीन्स आइदर व्हाट is actually local limits, means the local limits of the jurisdiction of a principal court or of original jurisdiction hereinafter called a district court, and includes the local limits of ordinary original civil jurisdiction of a high court। ये बताता है डिस्ट्रिक्ट जो है क्लोज 4 है सेक्शन 2 का, वो हमें यही बताता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में, उसकी जुरिस्डिक्शन के बारे में बताया गया है, और हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है कि वो इंटरटेन कर सकती है सिविल सूट्स को, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी, सिर्फ सिविल कोर्ट नहीं। इसके बाद जो है 2 क्लॉज 5 फॉरेन कोर्ट मींस कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, वो कोर्ट जो पाकिस्तान में स्टैब्लिश नहीं है, जो पाकिस्तान में है नहीं, सिचुएट नहीं करती, विच हैज नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान एंड इज नॉट एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। वो कोर्ट जो कि स्टैब्लिश नहीं हो, कंटिन्यू नहीं होगी बाय द फेडरल गवर्नमेंट, वो फॉरेन कोर्ट कहलाएगी। जैसे कि आज़ाद कश्मीर के लिए पाकिस्तान के सिविल कोर्ट फॉरेन कहलाएंगी। अब उसके बाद फॉरेन जजमेंट क्योंकि सिमिलर है, फॉरेन जजमेंट आएगी कहाँ से, सिविल कोर्ट पाकिस्तान से तो नहीं आएगी, वो फॉरेन कोर्ट से ही आएगी। तो उसका क्लॉज
सेक्शन 2 का 6 जो है वो कहता है फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट इन विच इट इज यूज इन इंग्लिश लॉ। उसमें फॉरेन जजमेंट आई है लेकिन उसमें इंग्लिश लॉ को यूज किया गया है। जैसे कि पाकिस्तान की कोई भी जजमेंट अगर आज़ाद कश्मीर में होगी तो वो कंक्लूसिव होगी और वो फॉरेन जजमेंट कहलाएगी आज़ाद कश्मीर वालों के लिए। अब जो है जज क्लोज एट जो है सेक्शन 2 का मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। यहाँ पे जज सिविल कोर्ट का होगा और वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, उसका उसके पास पावर होता है टू प्रोनाउंस द जजमेंट। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, क्लॉज 11 है, मीन्स द पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ डिसीज पावर। Deceased person and includes any person who intermeddles with the state of a deceased and where a party sues or is sued in a representative character, the person on whom the state devolves on the death of the party. So, suing or sued. यानी कि none should be condemned unheard। अगर एक बंदा जो है वो डिसीज्ड है, डेथ है, डेड है, तो उसके बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर उसकी जो भी है वो ड्यूटीज या राइट्स डिवॉल्व हो जाते हैं उसकी डेथ के ऊपर। जैसे कि कोई बंदा है अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गया है और वो रॉन्गफुल पोजीशन में है किसी के, अब वो कैसे गेन करेगा जबकि वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो डेड है। तो उसका जो भी होगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव की शोल्डर्स पे जो है वो ड्यूटी आएगी, लाइबिलिटी आएगी और उसका इंटरेस्ट भी उसके ऊपर ही आएगा। वो ले सकता है, उसको रिकवरी करवा सकता है। तो ये जितनी भी होगी यहाँ पे टू दी एक्सटेंट ऑफ दी डिसीज प्रॉपर्टी स्टेट, स्टेट यानी कि डिसीज की जो प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की शोल्डर पे आएगी। उसको वापस लेना या फिर उसको अगर सू किया गया है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के करेक्टर में वो आएगा और जो है उस केस को अपीयरेंस करेगा उस केस के अंदर ऑन दी बिहाफ ऑफ द डिसीज पर्सन। दैट इज वेरी सिंपल लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और इसके अंदर इसका एक सेक्शन भी है और फिर इसका ऑर्डर्स भी है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं कि डेड पर्सन के बिहाफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से लीगल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है लेकिन ये डेफिनेशन क्लॉज है इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगी। जब इसका सेक्शन हम पढ़ेंगे और उसके ऑर्डर्स भी मैं आपको समझाऊंगी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन कौन से हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते, वो कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं हो सकते। अब जो है क्लॉज 12 है मीन्स प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट यानी कि कोई भी जगह है वो रॉन्गफुल पोजीशन है, जगह मीन्स प्रॉपर्टी, सॉरी आई शुड यूज द पर्टिकुलर वर्ड्स हियर क्योंकि ये सिविल कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, हमें यहाँ पे पर्टिकुलर चीजें यूज करनी चाहिए कि क्या क्या इसके अंदर आएंगी, क्या क्या इसके अंदर चीज नहीं आ सकती। जैसे कि कोई भी मेरी लैंड है, कोई भी मेरी प्रॉपर्टी, अगर वो रॉन्गफुली किसी ने मुझसे छीन ली है या उस पर वो कब्जा जमाए बैठा है, वो उठ नहीं रहा है काफी टाइम से, अब जो भी उसके अंदर उसने उसके ऊपर जितना भी उसने कमाई की या रेंट किया तो वो मीन्स प्रॉफिट होगा, यानी कि रॉन्गफुल प्रॉफिट उसने लिया क्योंकि वो उसकी ऑनरशिप तो नहीं थी, उसकी मेरी ओनरशिप थी। अब उसके अंदर जितना भी डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट डैमेजेस क्लेम मैंने किए हैं, वार्ड होगा, वो सारा मीन्स प्रॉफिट मुझे मिलेगा, वो कहलाता है मीन्स प्रॉफिट। अब इसकी हम डेफिनेशन पे नजर डालते हैं। मीन्स those profits which the person in wrongful possession of such property actually received or might with ordinary diligence have received their form together with the interest, interest यानी कि उस पर कितना इंटरेस्ट आया, कितनी उस पर उत्पाद हुआ उसको, on such profits but shall not include, अब क्या इंक्लूड नहीं होगा, profits due improvements made by the person in wrongful position, इसमें जो improvements की होगी उसकी नहीं। इसके साथ movable property includes the growing crops। क्लॉज है 13, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोविंग क्रॉप्स। ग्रोविंग क्रॉप्स अटैच तो होती हैं, उसकी जो फसल है वो जमीन से अटैच तो है, लेकिन जो भी ग्रोविंग क्रॉप्स होती हैं फिर उसको फसल काट दी जाती है, फिर उसके ऊपर जो है कमाई होती है आगे मार्केट में। दैट्स वाई वो जो है क्या कह सकते हैं, वो ट्रांसफरेबल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो दैट्स वाई वो अटैच नहीं होती, बाद में उसको हटा दिया जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोविंग क्रॉप्स। वाइल जो लैंड होती है दैट इज अटैच टू द अर्थ, वो हमारी जो होगी वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। और मूवेबल प्रॉपर्टी होगी दैट इज नॉट अटैच, जस्ट लाइक कार, हमारे व्हीकल्स, हमारे मोबाइल फोन, हमारे एक्सेसरीज हो गई, हमारे फर्नीचर्स हो गए, एंड अदर दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाता है। अब मेरे मीन्स प्रॉफिट में जो भी होता है मीन्स प्रॉफिट वो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही ले सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी में मीन्स प्रॉफिट नहीं क्लेम किया जा सकता। उसके बाद 2 का 16 क्लोज कहता है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब मीन्स बाय, प्रेस्क्राइब बाय रूल्स, यानी कि ये चीज जो है वो प्रेस्क्राइब बाय रूल्स की गई है। ये चीज जो है इसके अंदर जो है वो प्रेस्क्राइब बाय रूल्स की गई है। प्रेस्क्राइब बाय रूल्स दैट इज सिंपल मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स। और पब्लिक
फिर हम आते हैं शेयर। डेफिनेशन क्लोज का 19 क्लोज जो है वो शेयर इन अ कॉर्पोरेशन। शेयर इन अ कॉर्पोरेशन शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड स्टॉक डिबेंचर और बॉन्ड। मीन्स शेयर किसी भी कॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, किसी पार्टनरशिप के अंदर जो भी शेयर होंगे वो भी इसके अंदर बताए गए हैं। और वो क्या इंक्लूड करते हैं? अब स्टॉक और डिबेंचर, स्टॉक और डिविजन्स और बॉन्ड्स जो है वो आपको कंपनी लॉ के अंदर आपको मिलेंगे, कॉर्पोरेट लॉ के अंदर उसकी आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हियर द explanation of what is the stock and debentures. These are the corporate side lawyers work. और यहाँ पे लास्ट में जो है 2 का 20 क्लोज जो है वो साइंड है। सेव इन द केस जजमेंट और डिक्री इंक्लूड्स स्टैम्प और कोर्ट सील फॉर इट्स ऑथेंटिसिटी। अब क्या सिर्फ साइन ऑफ, जब जज किसी जजमेंट के ऊपर साइन करता है या डिक्री या ऑर्डर के ऊपर, तो उसका साइन होना बहुत लाजमी होता है। वो क्यों लाजमी होता है? क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी यानी कि जज ने ही इसको पास किया है, अब वो प्रोनाउंस हो गई है या डिग्री एग्जीक्यूट हो गई, तो उसके ऊपर सिग्नेचर होना बहुत लाजमी है जज का। क्योंकि पता चलता है कि किस जज ने इसको जो है वो साइन किया है, इसमें प्रोनाउंस करना है, किस जज ने इसके ऊपर डिग्री दी है या ऑर्डर पास किया है। और इसके ऊपर स्टैंप भी हम कह सकते हैं। साइन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? स्टैंप आता है और सील ऑफ द कोर्ट आता है। ये स्टैंप और सील्स क्यों, जबकि एक साइन दिया गया है, उसका एक यही मकसद है यहाँ पे कि उसकी ऑथेंटिसिटी, आया ये ऑथेंटिकेट है और नहीं है। Simple, these are the all definitions that I have been explained in front of you. I hope you like it. I hope you that I would make you understand about it. Thank you. Allah Hafiz. See you in the next section.